Hello my dear students, good morning. Welcome to विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आज न्यू टॉपिक यानी कि न्यू चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे अवकलन का अनुप्रयोग, यानी कि 8वां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग है कि जो हम लोग अवकलन पढ़े हुए हैं, अवकलन तो 7 चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए, तो उस अवकलन का अपने क्या उपयोग है, कैसे अवकलन काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और अपने बुक में किस प्रकार के अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ना है। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि अवकलन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होती है उसको हम अवकलन कहते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का परिवर्तन हो, किसी भी क्वांटिटी में किसी प्रकार की अगर जो चेंजिंग होती है उसको हम अवकलज कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो वही आप देखे होंगे कि इसमें अवकलन में जो चेंजिंग होगी वो किस प्रकार से, यानी कितने मेथड से, यानी कि यहाँ चेंजिंग होता है, उसी के बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। तो आपको मैंने बताया भी है कि जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज हम लोग अचानक इतने बड़े नहीं हुए, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या हुई, चेंज हुई, ठीक है। वो शारीरिक जो परिवर्तन हुए वो टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि चेंज होते गए। तो ये हमारी भी बॉडी लैंग्वेज भी क्या है, एक डिफ्रेंशिएशन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो आपके डेली लाइफ में जो है कि डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि गाड़ियों वगैरह पे लिखा होता है कि इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब कि वो रेट ऑफ चेंज, यानी कि उसमें क्या है, गाड़ी जो है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि उसके टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो चेंजिंग होता है। उसमें भी और सारे रिस्पेक्ट हम लोग ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक पैरामीटर जो होता है उसका, जैसे कि डीजल हुआ तो डीजल एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि होगा। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी, जैसे कि dq अपॉन dt है, dq अपॉन में dp हमें है, तो p यानी कि एक पैरामीटर यानी कि फॉर्म में है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, तो सर्कल हमारा जो है कि यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। तो ये r हो गया, और हमारे पास यानी कि क्षेत्रफल जो है, यानी कि एरिया जो है कि पाई आर स्क्वायर होता है। इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब इस सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास 2 बातें निर्भर करती हैं इस एरिया को बढ़ने में। एक तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, और रेडियस जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा एरिया क्या होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि एक आपने यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग एरिया हमारा बढ़ रहा है। तो एरिया बढ़ रहा है किसके, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, लेकिन उस टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस भी बढ़ रहा है। तो दोनों कंडीशन पे तो हमें एरिया dA अपॉन dt और फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि dA अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt, यानी कि एरिया में जो परिवर्तन होगा हमारा, चेंजिंग होगा, एरिया हमारा इस सर्किल का बढ़ेगा। हमने एरिया जो लिया यानी कि इसके क्षेत्रफल में जब परिवर्तन होगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया
डी ए अपॉन डी टी, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी कि डी ए अपॉन डी टी यानी कि क्षेत्रफल में की दर, ठीक है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, डी ए अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इस क्षेत्रफल में हमें जो बदलाव होगा तो क्या हुआ, डी ए अपॉन डी टी जो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हमारे पास यानी कि क्वांटिटी जो होगी, यानी कि रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उस यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि इस एरिया में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें एक बात देखें, जब इंक्रीज की बात करते हैं हम लोग, तो इंक्रीज जब होगा वो तो प्लस होगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि कभी भी अगर जो क्वांटिटी जो इंक्रीज होती है वो तो प्लस होगी और जो डिक्रीज होगी वो क्या होगी। कहने का मतलब है डी ए अपॉन डी टी जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा। और डी ए अपॉन डी टी यदि डिक्रीज होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा, डाउन होगा, तो ये अपने को क्या होगा, इसे निगेटिव से डिनोट, यानी कि ये माइनस में होगा। ये किस में होगा, निगेटिव, यानी कि माइनस में होगा। तो ये चीज़ें हम लोग पूरे चैप्टर में, यानी कि हमारे पास ये पैरामीट्रिक जो फॉर्म है, यानी कि ये अपन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसको यानी कि वो किसी के एरिया। अब यहीं पे हम लोगों ने देख लिया कि सर्किल की जो एरिया है, दो तरह के जो एरिया हमारे पास है, दो कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। किस पे, एरिया ग्रोथ कर रही है, एक तो रेडियस के रिस्पेक्ट में और एक किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है कि जब एरिया बढ़ेगा और रेडियस भी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, ठीक है ना। अब देखिए क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो रेडियस भी, स्वाभाविक सी बात है कि जब भी किसी सर्कल की एरिया बढ़ेगी तो उसकी रेडियस बढ़ेगी तो ही एरिया बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल नहीं पहले बड़ा हो जाएगा। पहले क्या होगा, जब कोई सर्किल जो छोटा है और धीरे धीरे, जैसे कि हमने एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग तालाब के किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं ना, तो जाएंगे, वहाँ जाने के बाद हमारे आसपास, जैसे कि बचपन में हम लोग ऐसे खेला करते थे कि जब भी हम लोग पानी के नज़दीक जाए तो वहाँ कंकड़ पत्थर है, उसके पत्थर को उठा करके उसमें डाल देते हैं। तो जब पत्थर हम उस पानी के अंदर डालते हैं तो एक आवाज़ आती है डप, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से एक तरंगे उत्पन्न, यानी कि पानी की जो है विक्षोभ जो है वहाँ पे यानी कि उत्पन्न होती है और वो किनारे तक। तो आपने देखा होगा कि वो सर्कल में यानी कि ऐसे 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 बढ़ती है ना, इस तरह से। तो ये क्या होती है, सबसे पहले हमारा क्या होगा कि रेडियस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस बढ़ेगा और सर्किल की एरिया बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो सर्किल की एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस जब बढ़ेगी तो उसकी एरिया बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये अपन परिवर्तन की दर है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इस पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट यानी कि लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी आप हम लोगों ने देखा कि DA अपॉन DR और DR अपॉन DT, यानी कि एरिया जो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा तो या डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ें जो भी है, जैसे अगर डिक्रीज की बात है तो जैसे जैसे वो कम होगा वैसे वैसे एरिया भी क्या होगी, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, लेस हो जाएगी,
ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज़ सर्किल है और उस पर हम लोग क्या करें, यानी कि कोई घिसाई हम लोग करते हैं तो उसका क्या होगा, सर्कल कम होता जाएगा। तो ये जो चेंज ऑफ रेट यानी कि एनी क्वांटिटी यानी क्वांटिटीज के से हो सकता है, ये वो वॉल्यूम में हो सकता है या यानी आयतन में हो सकता है या किसी कॉस्ट में हो सकता है या सेल में हो सकता है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यानी बहुत सारे, यानी किसी में भी किसी प्रकार की परिवर्तन हो सकते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू मनी या कोई भी एनीवे, यानी कि इसमें क्वांटिटी का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अपन यानी कि 1 बाय 1 करके इसमें क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान। तो ये वर्धमान और ह्रासमान क्या है कि जब किसी फंक्शन की जो वैल्यू क्या होती है, यहाँ फंक्शन है, जब x का मान बढ़ता है, जैसे कि ये x है हमारे पास, जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ x होता है और यहाँ क्या होता है, y होता है। तो y को हम लोग f ऑफ x भी कहते हैं, y को हम लोग क्या कहते हैं, f ऑफ x। तो ये हमारे पास यानी कि फंक्शन है ऐसे। तो देख रहे हैं कि जब x का मान बढ़ रहा है तो फलन का मान भी क्या है, बढ़ रहा है। तो इसको हम वर्धमान कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्धमान, यानी कि इंक्रीजिंग। ये अपन फलन का मान जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या फलन का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात यही है कि जब फलन का मान क्या हो, ऐसे हो जाए, यानी कि x का मान तो यहाँ है और y इक्वल f ऑफ x ये है, तो यहाँ क्या है, x का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। x का मान x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन फलन का मान क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रासमान, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग हो गई, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिल्कुल, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम इसमें फंक्शन का मान यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। अब देखिए तीसरा टॉपिक जो हमारा है यानी कि स्पर्श रेखा एवं टेंजेंट। तो इसमें क्या कहता है कि टेंजेंट जैसे कि ये कर्व है, कर्व पे ये जो हमारे पास क्या कहलाता है, टच, यानी कि इस कर्व को जो लाइन, यानी कि देखिए टच और इंटरसेक्ट, यानी कि स्पर्श रेखा और प्लस मतलब कि इंटरसेक्ट लाइन दोनों में डिफरेंट है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो काटेगी, ठीक है ना। तो उसको किसी सर्कल को तो 2 जगह ही काटती है, कोई भी लाइन जो है कि मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। और अपन जो टच की बात करते हैं, स्पर्श की बात करते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे ही स्पर्श करेगी वो, ठीक है ना, कोई भी लाइन। तो ये कर्व है, तो हमारे कर्व को एक लाइन जो है यानी कि स्पर्श करती है, तो इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है ना, यानी कि टेंजेंट, ठीक है ना, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसी पे हम लोग यानी कि जहाँ पे टच करती है और उसी कर्व पे एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हम क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये जो है कि इसके बारे में यानी कि इसके इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, इसके डेरिवेटिव के बारे में हम लोग इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में यानी कि ये क्या है 8.3 है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब आता है सन्निकटन मान के अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो फाइंड हमें करनी होती है। इसमें जैसे कि आपको 25 का हम रूट पूछें तो आसानी से आप क्या फाइंड कर देंगे कि 5 होगा। 16 का पूछें तो आप आसानी से रूट फाइंड कर लेंगे, क्या होगा 4 होगा। 36 का पूछें तो 6 होगा। लेकिन यही जो वैल्यू जो हमारे पास है कि रूट 25.01 है और
और रूट 24 है, रूट अंडर 37 है। जब इसके बारे में हम आपसे पूछें तो इसका तो बता दोगे कि अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन एक्यूरेट जो होगा यानी कि जो कैलकुलेटर से जो हम लोग फाइंड करते हैं यानी कि 2 डिजिट तक, वो वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम लोग यानी कि इस अवकलज में यानी कि इसका डेरिवेशन जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 8.4 जो होगा यानी कि इसमें इसकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और आसानी से हम लोग इसको फाइंड भी करेंगे। चलिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की बात करते हैं। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि इस चैप्टर का, यानी कि आप नोट करते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लेंगे, जो चीज़ें हमने लिखा है उसको नोट करते जाए। देखिए अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात हम लोग करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई फलन हम लेते हैं तो फलन में देखते हैं कि ये जो फलन है यहाँ पे क्या करता है, यानी कि इस इंटरवल के अंदर यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपको अधिकतम मान को प्राप्त किया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम पर्टिकुलर इस इंटरवल की बात कर लें तो इस इंटरवल के तरफ यानी कि ये सबसे मैक्स यानी कि इसकी ग्राफ जो है सबसे ऊंचाई को प्राप्त किया, तो इसको चरम मान यानी कि चरम मान में सबसे उच्चिष्ट मान है। इष्टतम मान इसको हम लोग होते हैं, लेकिन इष्टतमकारी में 2 तरह के होते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो इसमें मैक्सिमम यानी कि उच्चिष्ट मान को इसने प्राप्त किया, और वैसे ही ग्राफ हमारा ऐसे होता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, यानी कि मिनिमम मान हो गया। क्या हो गया? मिनिमम। तो मैंने इसका नाम रखा है कि मैक्सिमा यानी कि बड़ी माँ और मिनिमा मतलब कि छोटी माँ, ठीक है ना। तो ये छोटी माँ है और ये बड़ी माँ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में हम लोग इसमें यानी 8.5 में अध्ययन करेंगे। तो ये तो टॉपिक वाइज यानी कि इस चैप्टर के टॉपिक डिस्कशन हो गया, और बाकी 1 बाय 1 करके हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। तो अब इस वीडियो को आप पॉज करके और नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इन 5 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होना, ठीक है ना। तो ये अपने 5 टॉपिक हैं। तो क्लियर हुआ? तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ नेक्स्ट अपन देखेंगे एग्जाम्पल।